मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवा ही टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है, और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी, ये तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो और खतरनाक हो गई है। हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा आई है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ, वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में कहें, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है, वो अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था, क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो कुछ, उधर हिला, यहाँ हिल गया और हम कह रहे हिल क्यों रहा है, हम उसको लगा रहे हैं 2 झापड़ के लिए, हिल क्यों रहा भाई, वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलोसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। बहरहाल, मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, इसका मतलब क्या है, जो मानता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है और जो चेतना है, जो विचार है, वो सब कहाँ से बने हैं, भौतिक सत्ता से बने, मैटर से बने। अगर आपको जानना हो कि ये लोग कौन है, तो भारतीय दर्शन में, अगर इंडियन फिलोसफी में देखें तो एक ही दर्शन है जिसका नाम है चारवाक, जिसके चक्कर में आज आप आए थे। पूरे भारतीय दर्शन में एक ही दार्शनिक है, एक ही परंपरा है, चारवाक, जो भौतिकवादी है। सिंपल मानते हैं कुछ चेतन वेतन नहीं होता, सब भौतिक होता है। उनसे पूछो कि चेतना कैसे बन गई भाई, हम सोच कैसे पा रहे हैं, उनके एग्जाम्पल बड़े रोचक होते हैं। वो हमेशा खाने पीने में मस्त रहते हैं वो लोग। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ, उनका चिंतन बहुत गहरा है। जब उनको पढ़ेंगे आज से 2-4 लेक्चर्स के बाद, तो आप पाएंगे बहुत गहराई से बात की है, और काफी हद तक उनकी कुछ बातें आज भी सही साबित हो सकती हैं, ये संभावना है अभी भी। उस समय वो कह रहे थे, और उनकी मूल पुस्तकें सारी खत्म हो गई, ये भी पुस्तक नहीं हमारे पास जो ओरिजिनल उनकी पुस्तक हो। जनरली उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनके आलोचकों
के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि आलोचकों ने किस विचार की आलोचना की, निंदा की, क्रिटिसाइज किया। अब जो क्रिटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उनका पक्ष ठीक से तो सामने नहीं आएगा, कुछ तर्क छोड़ दिए होंगे, कुछ गलत तरीके से लाए होंगे, वो सब तो खतरा होता ही है ना। चारवाकों ने कहा कि चेतना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पान आप खाते हो, अगर उनके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, पान, शराब, वो सब एग्जाम्पल देते हैं, मतलब वो तो पता नहीं क्या देते, जो कोट किया जाता है वही कोट किया जाता है। जैसे शराब है, उस समय शायद गुड़ से बनती हुई, तो उन्होंने गुड़ का एग्जाम्पल दिया। किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध, जिनका मतलब ये है जैसे गुड़ है, गुड़ में नशा नहीं है, पर उसी गुण में जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो नशा आ जाता है। पान है, पान का पत्ता लाल नहीं होता, सुपारी देखेंगे वो भी लाल नहीं दिखती है, कत्था भी लाल नहीं है, चूना भी लाल नहीं है, पर जब इन सबको मिला के चबाते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में होगा 5 होते हैं, नहीं नहीं, चारवाक में 4 होते हैं, कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं, और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, कैसे बन सकती है? लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है? आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आया है ना, वर्चुअल रियलिटी, चारवाक बहुत खुश है कि हमारी बात काफी ठीक साबित होने वाली है। लेकिन इतने में क्वांटम आ गया, वो कह रहे कि देखने से भौतिक का व्यवहार चेंज, उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं आजकल और चारवाक कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में चारवाक हैं, और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय, सुना है इनका नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहां के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। लेनिन के सलाहकार रहे, उसके बाद जब स्टालिन आए तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा, उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ भाई, पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना, हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक नहीं। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया, वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लीजिए चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया, 2 भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है वहां। कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चारवाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, जो कहता है कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो इनको नहीं मानते वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य है, और जो व्यक्ति माने कॉन्शियसनेस, उसकी विचारधारा को बोलते हैं आइडियलिज्म, या कहीं कहीं बोल देते हैं स्पिरिचुअलिज्म। हिंदी में प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद या अध्यात्मवाद, 3 नाम चलते हैं, लेकिन शब्द अंग्रेजी का लेंगे तो उससे समझना आसान रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो।
हिंदी में अनुवाद कई बार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। जब भी कोई बोले आइडियलिज्म, इसका मतलब अंतिम सत्ता चेतन पदार्थ की है। इनके सामने क्राइसिस क्या है कि चेतन से भौतिक कैसे साबित करें, विचार से लोहा कैसे बना, कैसे समझाएं। तो दो तरीके होते हैं, एक ये कि लोहा है ही नहीं, सिर्फ विचार है, और दूसरा ये कि विचार जो है भ्रांति है, भ्रम है, इल्यूजन है। भारतीय परंपरा की बात करें तो शंकराचार्य इसमें सबसे ऊपर है अद्वैत वेदांत, और ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो मिथ्या है। आपने शब्द सुना मिथ्या? मिथ्या का मतलब अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम सत्य केवल चेतना है। और पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ हीगेल, अभी आप केवल इन दो का नाम ध्यान रखें। हीगेल मानता है कि दुनिया मिथ्या नहीं है, और जो भौतिक वस्तुएं नजर आती है दरअसल वो विचार ही होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक हल्का सा खेल खेल के बताता हूँ। भारत में एक और दर्शन है बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद, बौद्ध परंपरा में हुआ, और पश्चिम में बर्कले। इन दोनों ने लगभग एक जैसी बात की है, और इतनी खतरनाक बात की है, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दोनों मानते हैं कि भौतिक वस्तु होती ही नहीं है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो भौतिक कुर्सी नहीं है, डरिए मत, अब गिरेंगे नहीं, लेकिन इनके हिसाब से आप भौतिक वस्तु पर नहीं बैठे हुए हैं। ये पेन जो है भौतिक नहीं है। आप सोचेंगे अजीब टाइप के लोग हैं, इनकी कॉमन सेंस भी ठीक नहीं है इनकी, तो और ये दार्शनिक बन गए, तो इनसे अच्छे तो हम बन जाएंगे दार्शनिक। ये मन में भाव आ रहा होगा ना। सच बात यह है कि आप इनको खारिज कर भी नहीं पाएंगे, जब इनकी बात ठीक से सुन लेंगे खारिज कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट खेल लेते हैं, विस्तार में बाद में खेलेंगे। जैसे पेन है, आपको ये डिसाइड करना है कि पेन सच में है कि नहीं है, भौतिक वस्तु है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप पहले देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसको, सूंघेंगे नहीं इसको, टेस्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये जीभ और नाक वाला मामला नहीं है, ये छूने वाला और देखने वाला मामला है। तो 2 इंद्रियां काम करेंगे इसमें, है ना। आपने देखा, आपने कहा पेन नहीं, इस पर क्या सोचना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा? आप कहेंगे पेन दिखा, नहीं, आपको पेन नहीं दिखा, क्योंकि पेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, इसलिए आपने इसको देख के बोला कि पेन है। अगर आपको पेन दिखता है ना, तो एक बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार इसको देखता है इसको पेन बोलता है वो भी, पर बहुत छोटा बच्चा जिसने पेन कभी ना देखा वो उसको पेन नहीं बोलता है। आप 10 बार बताएंगे तब पेन बोलना शुरू करता है, उसके पहले नहीं बोलता है पेन। तो आपने देखा क्या, एक लगभग 5-6 इंच की आकृति जो बहुत पतली सी है, थोड़ी गोलाकार है, आगे से थोड़ी सी नुकीली है, ऐसी आकृति आपको दिखी, पेन नहीं दिखा। पेन तो आपने बोला उसको। कितना हंस रहे हैं कि भैया ये तो जादू होने वाला लगता है। सच में जादू हो जाता है भाई। योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के हाथ में पड़ जाओगे ना, वापस आते हुए खुद को संभाल के आओगे कि मैं बचा रहा हूँ किसी तरह से भौतिक। बड़ी दिक्कत है उनके सामने। तो आपने जो देखा, एक काली आकृति देखी, फिर आपने छुआ, हो सकता दबाने वाला पेन भी होता, कई बार आपने छू के ऐसे ऐसे किया, पर क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे दबाने वाली चीज पेन होती है, इसलिए आपने पेन बोल दिया, वरना आप नहीं बोल पाते। वरना आप क्या बोलते? कुछ है जो कठोर है और गोलाकार है, इतनी लंबाई है, और चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि दब जाए, कठोर सा कुछ है। और फिर आपने क्या किया, आपने एक विशेष किस्म की आकृति में जब कठोरता का अनुभव भी ऐड हो जाए, खास किस्म का, उनको दिमाग में जोड़ के एक नाम दे दिया पेन। और जब जब वो अनुभव मैच होने लगे, आप बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है। इतना ही खेल है। आपको लग रहा है गलत जगह आ गए भाई, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा, मदारी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को कि, है ना। लेकिन दरअसल आप देखें, ये दर्शन में बहुत बड़ी समस्या है। और कांट, जो कि मेरी नज़र में सबसे महान दार्शनिक हुआ, उसने अंत में कहा कि जगत में वस्तुएं हैं नहीं हैं, कैसी हैं, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो केवल उन अनुभवों तक है जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुभव क्या आ रहा है? कठोरता, काला, इतना ही अनुभव है। उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं हैं, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते।
और उसने उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन। जो नहीं जान पा रहे वो नोमेना है, जो वास्तविक वस्तु, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा ना मिली, हमें दो तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार दो इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार तीन से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ एक से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत भी मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल तो, ठीक है, इस उम्र में देखते हैं ज्यादा, हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, चार पांच दोस्त आपके साथ हैं या कहीं पार्टी में बैठे हैं, और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है और बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं। सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको ये बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन।